नमस्कार दोस्तों, मैं रोहित कुमार आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल में जिसका नाम है हिंदी संसार। तो आज हम लेकर आए हैं यूपी डीएलएड चतुर्थ सेमेस्टर का हिंदी का जो प्रश्न पत्र है उसके कुछ महत्वपूर्ण हिंदी के प्रश्न लेकर आए हैं। आशा करते हैं आपको ये वीडियो हमारी पसंद आएगी। अगर आपको यह PDF चाहिए तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहाँ से जाकर हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं और आप वहाँ से PDF प्राप्त कर सकते हैं। हमारे चैनल पर यूपी टेट सीटेट की सभी कॉम्पिटिटिव परीक्षाओं की तैयारी कराई जाती है। आप हमारे चैनल पर हमेशा बने रहिए। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। पहला प्रश्न है, प्रकृति के सुकुमार कवि किसे कहा जाता है? आसान प्रश्न है। जो सुमित्रानंदन पंत जी हैं उनको प्रकृति का सुकुमार कवि कहा जाता है। आप इस बात को याद रखिएगा। जो सुमित्रानंदन पंत जी का जन्म 20 मई 1900 को हुआ था और इनकी जो मृत्यु हुई थी वो हुई थी 28 दिसंबर 1977। आप इसे याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित शब्दों के एक एक समानार्थी शब्द लिखिए। समानार्थी शब्द बोलते हैं, पर्यायवाची शब्द को ही बोलते हैं हम समानार्थी शब्द। तो देखिएगा, खग बोलते हैं पक्षी को, पक्षी, चिड़िया, गगनचर, पखेरु, विहंग, नवचर, ये सारे जो पर्यायवाची शब्द हैं वो हमारे पक्षी के हैं। धरती के आप देखोगे तो भूमि, वसुंधरा, पृथ्वी, ये सारे जो समानार्थी शब्द हुए ये हुए हमारे धरती के। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, सरोरूह शब्द का क्या अर्थ है? आपको यह बताना है। तो जो कमल के समान जो चीज होती है उन्हें बोलते हैं हम सरोरूह। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, तुलसीदास जी के गुरु कौन थे? तो आपको बताना है कि तुलसीदास जी के गुरु कौन थे। तो तुलसीदास जी के गुरु नरसिंह दास थे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, हिंदी गद्य की 2 विधाओं के नाम लिखिए। तो 2 विधा यानी गद्य की विधाएं पूछी गई हैं। जो गद्य की विधाएं हैं यहाँ इस प्रश्न में उत्तर दिया गया, कहानी, नाटक। इनके अलावा भी क्या होती हैं? एक जीवनी, एकांकी, उपन्यास और आत्मकथा, ये सारे जो भी होती हैं, और रेखा चित्र। कुल मिलाकर क्या हो गया? कहानी, नाटक, जीवनी, एकांकी, उपन्यास, आत्मकथा, रेखा चित्र, जितने भी होते हैं ये हमारी हिंदी गद्य की विधाएं होती हैं। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, तड़ाग है और निरपह जो शब्द हैं इनकी हिंदी बताने हैं। तड़ाग का मतलब होता है तालाब, सरोवर, तालाब, ये जितनी भी हिंदी है वो तालाब की है यानी तड़ाग की है। निरप होता है राजा, महाराजा, अधिराजा, ये सारे जो होते हैं वो निरप की हिंदी होती है। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, जय शंकर प्रसाद के प्रमुख नाटकों का उल्लेख कीजिए। तो आपको बताना है ध्रुव स्वामिनी, बहुत आसान प्रश्न है। ध्रुव स्वामिनी, अजातशत्रु, चंद्रगुप्त और स्कंदगुप्त जो नाटक हैं वो जयशंकर प्रसाद जी के हैं। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, अनुप्रास अलंकार का एक उदाहरण लिखिए। तो इसमें बताया गया, देखिएगा, जहाँ एक ही वर्ण 2 या 2 से अधिक बार आए वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है। यानी कोई वाक्य दिया गया है, कोई लाइन दी गई है, उसमें वर्ण की बात की गई है। याद रखिएगा, वर्ण केवल जो क, ख, ग इस तरीके से होते हैं वर्ण, वो यानी एक से अधिक बार रिपीट हों तो वहाँ हमारा अनुप्रास अलंकार होगा। जैसे कि चारों चंद्र की चंचल किरणें खेल रही हैं जल थल में। तो देखिएगा, चारों में चा है, चंद्र में चा है, चंचल में चा है, तो यानी एक से अधिक बार यहाँ चा वर्ण की आवृत्ति हुई है यानी रिपीट हुए हैं, तो इसलिए यहाँ अनुप्रास अलंकार होगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं, आकर्षण, कृतज्ञ, जागृत व मुक्ति शब्दों के विलोम शब्द आपको बताने हैं।
तो आकर्षण होता है दो या दो से अधिक वस्तुओं में जब आपस में पास पास को जाती हैं तो उसे बोलते हैं आकर्षण। तो इसका होगा हमारा विपरीतार्थ से यानी विलोम शब्द प्रतिकर्षण। और कृतज्ञ अकृतज्ञ, जागृत यानी जगा हुआ, सुषुप्त, और मुक्ति, मुक्ति का होता है बंधन। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है जो अपने से उत्पन्न हो यानी स्वयं उत्पन्न हो। तो वाक्यांश के लिए एक शब्द बताइएगा जो वो होता है स्वयंभू। स्वयंभू होते हैं जो स्वयं उत्पन्न हो जाता है। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, छ संयुक्त वर्ण किन दो वर्णों से मिलकर बना है। बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। अक्सर देखिए यहाँ पर भी ये बुक में भी गलत लिखा हुआ है। तो अक्सर क्या होता है मैं आपको इसके बारे में बताऊं, जो संयुक्त वर्ण होते हैं, संयुक्त वर्ण हमारे होते हैं 4, और जो संयुक्त वर्ण का जो वर्ण विन्यास होता है यानी वर्ण विच्छेद होता है, जिसमें जो पहला वर्ण होता है वो हमेशा स्वर रहित होता है, यानी जो पहला वर्ण होगा वो हमेशा हलंत के साथ प्रयोग होगा और दूसरा वर्ण पूरा प्रयोग होगा। जैसे कि छ को जब हम वर्ण विच्छेद करेंगे तो आधा का और श मिलके बनेगा छ। ये याद रखिएगा, जो पहला जो वर्ण आएगा वो हमेशा हलंतम के साथ आएगा, हलंत उसमें लगा हुआ आएगा। इस बात को आप याद रखिएगा। नेक्स्ट है परालौकिकी, परालौकिक शब्द का वर्ण विच्छेद कीजिए। तो परालौकिक शब्द का वर्ण विच्छेद किस प्रकार से करते हैं, चलिए मैं आपको एक वर्ण विच्छेद करके दिखाता हूं कि वर्ण विच्छेद किस प्रकार से करते हैं। तो देखिए मान लीजिएगा हमने एक नॉर्मल सा शब्द ले लेते हैं, जैसे कि आम ले लेते हैं हम। आम का हम वर्ण विच्छेद कैसे करेंगे ये देखिएगा। तो आम का जो हमारा पहला वर्ण है वो है हमारा आ, ठीक है, और फिर दूसरा वर्ण है माँ। माँ के साथ हलंतम लगाएंगे क्योंकि ये जो माँ के जो साउंड हो रहा है माँ और आ का साउंड इसमें आ रहा है, तो माँ और आ। इस तरीके से आम का वर्ण विच्छेद होगा। जैसे कि एक और हम ले लेते हैं, जैसे कि हमने ले लिया धरती। ये ध्यान से बात समझिएगा, बहुत महत्वपूर्ण है, पूछा जाता है। जैसे कि हमने रखा धरती, धरती का हम वर्ण विच्छेद करेंगे तो जैसे देखिए कैसे, धा के साथ आ का हमारा साउंड आ रहा है, यानी जो धा है वो है एक व्यंजन है। व्यंजन की डेफिनेशन भी होती है, जो व्यंजन होते हैं वो स्वर की सहायता से बोले जाते हैं। तो स्वर की सहायता से धा के साथ आ प्लस फिर रा हलंतम के साथ, फिर रा के साथ आ, फिर ता हलंतम के साथ, और ये बाद में क्या आया हुआ है, ये आया है बड़ी ई। तो इस तरीके से वर्ण विच्छेद, ये वर्ण विन्यास इसका होगा। याद रखिएगा, इस तरीके से पूछा जा सकता है परीक्षा में। तो चलिए यहाँ पूछा गया है परालौकिक शब्द का वर्ण विच्छेद। तो पा के साथ आ, ठीक है। अब रा के साथ आ, अब ला के साथ औ, फिर का के साथ ई। यहाँ छोटी ई आएगी, ये इसमें बुक में बड़ी दी गई है तो यहाँ छोटी आएगी क्योंकि यहाँ छोटी ई की मात्रा लग रही है। और फिर का के साथ आ। तो इस तरीके से परालौकिक शब्द का वर्ण विच्छेद होगा। चलिए नेक्स्ट है स्वर क्या है। तो आपको बताना है कि स्वर की परिभाषा, यानी जो वर्ण किसी अन्य वर्ण की सहायता के बिना बोले जाएं स्वर कहलाते हैं। यानी स्वर किसे बोलते हैं, जो स्वर का ही मतलब होता है स्वतंत्र ध्वनि। अगर आप यह परिभाषा लिख दोगे, स्वतंत्र ध्वनि, दो ही शब्दों की परिभाषा है, बहुत ज़्यादा आसान है। यानी स्वर किसे कहते हैं, यानी वो वर्ण जो अपनी ध्वनि स्वयं निकालते हैं, यानी वो वर्ण जो बिना किसी वर्ण की सहायता से बोले जाते हैं, यानी जिनकी ध्वनि जो होती है वो स्वतंत्र होती है, वो स्वर कहलाते हैं। स्वर कितने होते हैं आपको पता है, हिंदी भाषा में स्वर होते हैं 11। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है व्यंजन किसे कहते हैं। यानी स्वर क्या हुआ, स्वर वो हुआ कि स्वतंत्र ध्वनि वाला, और व्यंजन स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं। यानी जो वर्ण स्वर की सहायता
के बिना नहीं बोले जाते। यानी सीधी सीधी डेफिनेशन ये हुई कि जो वर्ण स्वर की सहायता के बिना नहीं बोले जाते हैं, यानी जो वर्ण स्वर की सहायता के साथ बोले जाते हैं उन्हें बोलते हैं हम व्यंजन। जैसे कि हमारा एक व्यंजन का ले लीजिएगा, का जब हम वर्ण विच्छेद करेंगे तो का के साथ आ का प्रयोग हुआ है, यानी स्वर का प्रयोग हुआ है। डेफिनेशन के अकॉर्डिंग क्या हुआ कि परिभाषा के अनुसार क्या हुआ कि ऐसा वर्ण जो स्वर की सहायता से बोले जाते हैं व्यंजन कहलाते हैं। तो चलिए आपको बात समझ में आ गई होगी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं। नेक्स्ट है स्वर के कितने भेद होते हैं। महत्वपूर्ण प्रश्न है। स्वर के 3 भेद होते हैं, ह्रस्व, दीर्घ और यहाँ इन्होंने मिश्र स्वर दिया है। मिश्र स्वर अलग होता है, लेकिन जो तीसरी परिभाषा स्वर का भेद होता है वो होता है हमारा ह्रस्व, दीर्घ और पुलुत स्वर। अब ह्रस्व स्वर क्या होते हैं, यानी जिनका उच्चारण करने में एक मात्रा का प्रयोग होता है, ह्रस्व कहलाते हैं। जैसे कि आ, ठीक है। अब दीर्घ क्या हुआ, यानी जिनका उच्चारण करने में एक से अधिक का समय लगे, यानी जो दीर्घ का मतलब जो बड़ी मात्राओं वाले होते हैं वो होते हैं हमारे दीर्घ स्वर। जैसे कि आ, यहाँ मात्रा 1 है और यहाँ मात्रा 2 है। और तीसरा होता है हमारा पुलुत स्वर। और पुलुत स्वर क्या होता है, यानी जिनको उच्चारण करने में 1 से 3 गुना ज़्यादा का समय लगता है। जैसे कि हम किसी को पुकारते हैं तो वहाँ जो होता है, जैसे कि हमने राम बोला, तो राम में जैसे हम किसी को बोलेंगे तो राम, इस तरीके से जो यानी जो इनका उच्चारण जो स्थान है वो 3 गुना बढ़ जाएगा। अब जैसे कि एक होता है, हम नॉर्मल से बोल देते हैं, हम बोल देते हैं ओम, लेकिन इसका जो प्रोनाउंसिएशन है, जो उच्चारण है वो ओम नहीं है, इसको बोलते हैं हम ओम। यानी ओ का जो साउंड है, ओ की जो ध्वनि है वो 3 गुने खिंचनी चाहिए, तब बोलना चाहिए। जैसे कि ओम। तो आशा करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, व्यंजनों के कितने भेद होते हैं। तो व्यंजनों के 3 भेद होते हैं। स्पर्शी व्यंजन कितने होते हैं। स्पर्शी व्यंजन होते हैं हमारे 25, यानी क, च, ट, त, प। ये 5 वर्ग होते हैं, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग। इनमें 5 ही वर्ण होते हैं। तो 5 और 5 मिला के हो जाते हैं 25, यानी 25। तो अंत्यस्थ व्यंजन कौन से होते हैं। अंत्यस्थ व्यंजन होते हैं 4, जिनकी संख्या होती है हमारी 4। कौन कौन सी होती है, या, र, ला और वा। ये हमारे अंत्यस्थ व्यंजन होते हैं। अब ऊष्म व्यंजन कौन से होते हैं। ऊष्म व्यंजन की संख्या भी हमारी 4 होती है। इनका होती है श, स, श और हा। ये हमारे ऊष्म व्यंजन होते हैं, इनकी संख्या भी 4 होती है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। संयुक्त व्यंजन किन्हें कहते हैं। तो क्या है, देखिए डेफिनेशन समझ लेते हैं। ऐसे व्यंजन जो एक से अधिक व्यंजनों से मिलकर बने होते हैं। तो जैसे कि यहाँ जो इनकी संख्या होती है, इनकी भी संख्या 4 होती है। जैसे कि यहाँ त्र है, यहाँ त्र को हम ले लेते हैं। तो त्र को जैसे कि इसमें आधा ता और रा, इस तरीके से बनेगा। लेकिन एक बात ध्यान रखने की बात क्या है कि जो भी संयुक्त व्यंजन होते हैं उनमें जो पहला वर्ण होता है वो हमेशा हलंत्यम के साथ होता है। अगर आप इसमें हलंत नहीं लगाते हो तो ये प्रश्न गलत हो जाएगा। बहुविकल्पीय प्रश्नों में भी ये अक्सर पूछ ली जाते हैं। जो हमारे संयुक्त व्यंजन होते हैं 4, छ, त्र, ज्ञ और श्र, ये 4 होते हैं जो ये पूछ ली जाते हैं कि जैसे कि ये श्र है, श्रा का जो वर्ण विच्छेद, यानी जो इसका संयुक्त व्यंजन होगा तो इसका किस प्रकार से वर्ण विच्छेद होगा। देखिए, तो श और रा,
लेकिन हलंतम के साथ कौन सा होगा? हलंतम के साथ होगा हमारा पहला वर्ण श। याद रखिएगा, दूसरे वर्ण में कहीं भी हलंतम नहीं लगेगा। अगर लगेगा तो वो हमारा विकल्प गलत होगा या फिर हम उसको सही गलत लिख रहे हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। महत्वपूर्ण प्रश्न है बहुत ही ज़्यादा, यूपी टेट सी टेट के लिए भी और डीएलएड परीक्षा के लिए भी। तो मिश्र स्वर किसे कहते हैं? अक्सर जो हम हिंदी ग्रामर पढ़ते हैं, वर्णमाला पढ़ते हैं, उसमें मिश्र स्वर का जो जिक्र है वो बहुत कम होता है। तो चलिए देखते हैं मिश्र स्वर किसे कहते हैं। मिश्र स्वर 4 होते हैं, ये भी याद रखिएगा। इनका निर्माण 2 भिन्न भिन्न स्वरों से होता है। यानी जब 2 स्वर आपस में मिल जाएं, स्वर सर हो जाएं, तो वो हो जाएगा हमारा मिश्र स्वर। अगर एक स्वर या एक व्यंजन यानी दोनों व्यंजन मिल जाए तो वो हो जाएंगे हमारे संयुक्त व्यंजन। तो ये आप याद रखिएगा। तो देखिएगा, इनका निर्माण 2 भिन्न भिन्न स्वरों के मिश्रण से होता है। और कौन कौन से होते हैं ये 4 मिश्र स्वर? देखिएगा, एक होता है ए, जिसका आ और ई के साथ संबंध होता है। दूसरा होता है हमारा ओ में आ और ऊ के साथ इसका संबंध होता है। एक होता है ए में आ और ए के साथ इसका संबंध होता है। और एक होता है औ, ओ और औ के साथ इसका संबंध होता है। बहुत आसान है याद करने का। ए ओ औ, ये हमारे 4 होते हैं मिश्र स्वर। तो आशा करते हैं आपको ये वीडियो हमारी पसंद आई होगी। हम इसी प्रकार से दूसरी जो आगे के महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उनके बारे में भी नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और साथ ही साथ बेल आइकन भी दबाइएगा, जिससे कि आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलते रहे। तो हम अपने जो ग्रुप है, अपना जो चैनल है, इस पर हम यूपी टेट सी टेट की भी तैयारी कराते हैं। अगर आपको यूपी टेट सी टेट की तैयारी करनी है तो हमारे चैनल पर बने रहिएगा और साथ ही साथ अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिएगा, क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि जो जिन्हों को हम पढ़ते हैं वो हमें कभी कभी समझ में नहीं आती हैं। तो हम आशा करते हैं कि हम कोशिश करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा आपको सभी प्रश्न समझ में आ जाएं। तो अगर कोई कमेंट, अगर आपको कुछ चीज़ पूछनी है, कोई आपको कोई समस्या है, तो आप उसका कमेंट कर सकते हैं। हम उसको नेक्स्ट वीडियो में आपको क्लियर कर देंगे। चलिए, धन्यवाद।